गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सर? आई होप सो ठीक होंगे। तो आज हम अपना परसेंटेज का थर्ड पार्ट लेके चल रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक कवर किया था। सेकंड पार्ट में फिर हमने बेसिक के जो प्रैक्टिकल वे में यूज़ किया था वो क्वेश्चंस में यूज़ किया था। हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे। कॉन्सेप्ट से फिर हमने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि करीब हमने 20-25 क्वेश्चन की पिछली बार प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो बाकी आज हम शुरू करते हैं। तो हमने जो पिछली बार क्वेश्चन किया था वो अविनाश वाला क्वेश्चन था। आई थिंक ऊपर है, ये रहा। अविनाश हैज 20% लेस कोइंस वाला हमने क्वेश्चन पिछली बार किया था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपी। सो हम शुरू करते हैं। एंड देखिए, जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना उसे थोड़ा लिख लिया कीजिए, ताकि आपको बाद में जब उसकी प्रैक्टिस करें या कभी भूल जाए उस कॉन्सेप्ट को तो वो याद आ जाए एक बार देखने के बाद अपने नोट्स में, कि हमने इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं या फिर वो दिमाग से निकल जाता है तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता, ठीक है। और वही क्वेश्चन नहीं, उस टाइप के फिर जो 4-5 क्वेश्चन बनेंगे वो सोल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने नोट्स में उसे बना लीजिए। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? ओके, पहले मैं पेन ले लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। ओके ओके ओके, ये रहा। सो वेट ऑफ अ ए इज 20% मोर देन बी। मैंने क्या कहा था? हम लेके चलेंगे रेशियोज को। तो रेशियो क्या है? 20% है। और 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। मैंने क्या कहा था कि जिसके आगे आगे मोर या लेस लिखा हो उसकी वैल्यू नीचे लिखी होती है। तो ये 5 की वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है। और ए का वेट ज्यादा है तो मतलब एक इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद हुज किसके लिए यूज हुआ है? हुज यूज किया हुआ है बी के लिए, ठीक है। बी, हुज वेट इज 30% मोर देन दैट वेट ऑफ अ सी। मतलब बी का जो वेट है वो कितना है? वो 30% ज्यादा। 30% कितना होता है? 3/10। तो 10 किसके लिए आया है? सी के लिए आया है, ठीक है। और बी के लिए क्या आएगा? क्योंकि वो जिसका वेट ज्यादा है तो उसके लिए क्या आएगा? 13, ठीक है। मैंने क्या बताया था? हम कैसे रेशियो निकाल सकते हैं? हम ऐसे रेशियो निकाल सकते हैं कि ए इज टू बी रखा और बी इज टू सी रखा, ठीक है। तो हम ऐसे करके रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये एक नया तरीका है जो हम रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसकी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहां बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें रेशियो को ऐसे ही रखना है, ए इज टू बी इज टू सी, ऐसे यहां पे रखो। 6:5, ठीक है, एंड 13:10, ये हमने रख लिया। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा ए इज टू बी इज टू सी। अगर हम ऐसे सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की वैल्यू आएगी। 13×6 = 678, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? बी की वैल्यू आएगी। 13×5 = 65, ठीक है। उसके बाद अगर हम सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी की वैल्यू आएगी 5 × 10 50, ठीक है। तो ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि 5 में 13 की इंटू करो, 13 में 5 की इंटू करो, उसके बाद इसे सोल्व करो, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अभी देखिए, 78 हो गया, 65 हो गया, 50 हो गया। हमें निकालना क्या है? बाय हाउ मच परसेंट वेट ऑफ ए इज मोर देन वेट ऑफ सी। मतलब ए का जो वेट है वो सी से कितना ज्यादा है, ठीक है। किससे पूछा है? सी से ज्यादा पूछा है। तो नीचे बेस वैल्यू क्या आएगी? सी की आएगी। कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा है। किससे? सी से, ठीक है, इंटू 100। तो 50 × 2, और 2 8 ये आ गया 56%। कितना ज्यादा है? 56% ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन द x% ऑफ 220, ठीक है, देन 10% ऑफ x प्लस 50 इज वॉट परसेंट लेस देन दैट 15% ऑफ x, ठीक है। देखो, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमें सबसे पहले यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए? हमें सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए? x की। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो पहली इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इसे पहले हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, x+2। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है x+20% ऑफ 250। तो x+20% ऑफ 250, अब 20% क्या हो गया? अपॉन 100 इज
इज 25% मोर देन, अब यहाँ 25% मोर देन, 25% कितना होता है 1/4, मतलब ये इससे 1/4 ज्यादा है, किससे, x% ऑफ 220 से, किससे, x% ऑफ 220 से, मतलब यहाँ पे आएगा 5/4, किससे ज्यादा है, x% ऑफ 220 से। ठीक है, अब मुझे को बताइए, यहां से ही कट जाएगा, 5/25, 5×2 = 10, ठीक है। उसके बाद यहां से 5 से 5 गया, यहां से 2 गया, यहां पे बचा 11/10, ठीक। अब मुझे बताइए x+20, यहां बचा xy+10, ठीक है, ये इधर जाएगा, 10x + 200 = 11x। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अगर x की वैल्यू 200 आ गई, अब हमें रखनी कहाँ है, यहां पे रखनी है, तो 200 + 50, 250 हो गया। x 250 का 10% कितना होता है, 25, ठीक है। उसके बाद 15% ऑफ x क्या होगा, x कितना है 200, तो 200 का 15% कितना होगा 30, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसने पूछा है, इससे पहले कट कर लेते हैं, 5×5 = 25, 5×6 = 30। अब ये जो है इससे कितना परसेंट लेस है, भाई कितना लेस है, 1 ही तो लेस है, किससे, इससे पूछा है 1/6, और 1/6 की वैल्यू क्या याद कराई थी, 16, 2/3%, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, इफ decrease 180 by x% gives the same result as increase 60 by x%, ठीक है, then x% of 410 will be more than x plus 20% of 210। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप इन्हें एक बार पढ़ के नहीं कर सकते कि मैं जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाऊंगा पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, नहीं। अगर आप ऐसे करेंगे तो फंस जाएंगे और फिर टाइम भी ले जाएगा और सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को पहले थोड़ा थोड़ा पार्ट में तोड़ के सोल्व कीजिए। कैसे, इफ डिक्रीज 180 बाई x%, अब देखो x% डिक्रीज करना है, डिक्रीज कैसे करते हैं, हम डिक्रीज करते हैं 100 माइनस x%, ऐसे तो डिक्रीज करते हैं भाई, जितना परसेंट डिक्रीज होना है उसे 100 में से तो करते हैं डिक्रीज, 100 माइनस x%, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू गिव द सेम रिजल्ट, वो सेम रिजल्ट लेगा अगर हम इसको x% डिक्रीज कर दें और 60 को x% बढ़ा दें, तो 60 इंटू 100 प्लस x%, अगर हम इसे इतना बढ़ा दें और उसे इतना घटा दें तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो, अगर इसे मैं कट कर लूं, ये 0 से 0 गई और 6 3 18, ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया 100 प्लस x% और ये आया 100 माइनस x%, ठीक है। तो ये इधर घूम के आ जाएगा, तो कितना बचा 3/1, ठीक है। अब आप किसी ने, अगर आप में से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो पढ़ा हो, ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा हो तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या करना पड़ता है, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ऊपर की जो वैल्यू है इन दोनों को पहले प्लस करो और नीचे इन दोनों को फिर माइनस करो, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे ही होता है। लेकिन अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो मैं रेशियो में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए हम इसे सिंपल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की इंटू यहाँ पे हो जाएगी तो ये कितना आएगा 100 प्लस x%, इसे इधर कर लेंगे तो इधर क्या आएगा 300 माइनस 3x%, ठीक है, ये इधर चला जाएगा 4x% हो गया, और ये कितना हो गया 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50%, x की वैल्यू कितनी आ गई 50%, ठीक है। अब हम 50% को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। अब देखो क्या लिखा है, x% ऑफ 410, x% कितना है हमारा 50, तो 410 का 50%, 410 का 50% क्या होगा, इसका आधा होगा, हाँ कितना है 205, ठीक है। विल बी मोर देन x प्लस 20% ऑफ 210, अब हमारे पास 50% तो इसकी वैल्यू है, प्लस 20 ही हो गया, कितना हो गया 70%, तो 210 का 70%, 210 का 70% कितना होगा, ये होगा 727, 7 2 जा 14, 147, ठीक है। तो हमसे पूछा है तो x% ऑफ 410 विल बी मोर देन, इससे कितना ज्यादा होगा, अब इससे कितना ज्यादा है, ये देखो, ये बचा 8 और ये बचा 5, 58, किससे 147 से, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 58/147 इंटू 100, तो ये क्या आएगा 58, तो देखिए 205 147 से कितना ज्यादा है, 58 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 58, 58 ज्यादा है, और 58/147 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 5800/147। तो अगर हम इसे सोल्व करना शुरू करेंगे तो ये पहले तो 3 से जाएगा, ठीक है, 39.3
39.46% आएगा। कितना आएगा? 39.46। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। जरा मैं इसे रब कर लेता हूँ क्योंकि फिर ये थोड़ा सा अगली सा दिख रहा है। हमने सोल्व कर लिया अब ये सब, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखो क्या लिखा है, इफ डिक्रीज बाय 110 by x% give the same result as 50% by x%, then x% of 650। देखिए इस क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे ये वाला क्वेश्चन है। आप इसे एक बार करना, अगर आपसे नहीं हो पाता या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसे फिर सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट डे। ठीक है, ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, if 427.27 of a number is added with 1/3 of itself, then it become 12920, then find the 20% of the original number। देखिए मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि कॉम्प्लेक्स परसेंटेज आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं? कॉम्प्लेक्स परसेंटेज आती हैं। कौन कौन सी? 4, जैसे लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? 427.27%। ठीक है, 427.27% लिखा है। इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसे हम तोड़ सकते हैं 400 या फिर 400% प्लस 27.27%। अब मैंने क्या कहा था, जहां पे दो नंबर रिपीटिशन में आए, जहां पे दो नंबर रिपीटिशन में आए तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें तोड़ सकते हैं 3 इंटू 9.09। और मैंने क्या कहा था, 9.09 किस में आता है? 1/11 में। तो ये किसकी वैल्यू होगी? 3/11 की वैल्यू होगी। और 400% कितना होता है? ओनली 4 होता है, क्योंकि परसेंटेज हटेगा, नीचे 0 100 आएगा, 100 से ये कट गया तो कितना बचा? सिर्फ 4। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, 11 4 जा 44, 44 प्लस 3 47, 47/11। ठीक है, तो इस 427.27 की वैल्यू कितनी आ गई? 47/11 ऑफ अ नंबर इज एडेड विद 1/3 ऑफ इटसेल्फ। कितना? 1/3। ठीक है, देखिए अगर हम इस 11 की और इस 3 की, ये जो 1/3 लिखा है, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो दोनों से कट जाएगा और उसके बाद हमारा आंसर पॉइंट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू 33 ले लें, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है, ये वो नंबर है जिसे हम जो हमने एज्यूम किया है, कि सपोज कीजिए वो नंबर 33 है, तो 11 3 जा 33, तो 3 7 जा 21, 3 4 12 13 14 141। ठीक है, वो नंबर आगे जो इसका 47/11 है। ठीक है, इज एडेड, हमें ऐड करना है किसके साथ? 1/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये जो नंबर है इसका 1/3, 1/3 कितना हुआ? 11। इसे ऐड करने के बाद कितना नंबर आना चाहिए? 12920, ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सम करो, 152। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अभी तो, और अब देखो ये किसकी वैल्यू है? ये 1 की वैल्यू आ गई। अगर ये 1 की वैल्यू है तो 33 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें ओरिजिनल नंबर नहीं चाहिए, हमें इसका 20% चाहिए। 20% कितना होता है? 1/5। ठीक है, तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे, किसे? 12920 को, तो 12920 को अगर हम सोल्व करते हैं इससे 152 से, ठीक है, तो ये पहले 8 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 से चला जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, तो 33 इंटू 17 कितना होता है? 561। ठीक है, 33 इंटू 17 एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना होता है। हाँ, 561 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, लेकिन वो सिर्फ चेक करना चाह रहा था कि आपकी कॉम्प्लेक्स परसेंटेज आपको सोल्व करना आता है या नहीं आता। जैसे हमने दिया था 427.27%, ये एक कॉम्प्लेक्स परसेंटेज है, इसे सोल्व करना आता है। अगर जो जो इसे सोल्व कर पाएगा वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा इससे। ठीक है, अगर आप इसका पॉइंट हटा के नीचे 1000 करके करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, there are two numbers. When first number is increased by 160%, the obtained number is 86 less than the second number. ठीक है, and if the first number is increased by 110, then the obtained number is 200 less than the second number. अब देखिए इसका मतलब क्या है। जो हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है, सपोज कीजिए वो दो नंबर क्या है? दो नंबर को हम ए मान सकते हैं या बी मान सकते हैं। ठीक है, ए को मैं मान लेता हूं कि वो 100 है, ए को मान लेता हूं वो 100 है, बी को भी छोड़ दीजिए, बी को कुछ मत मानिए, अभी मैं मान लेता हूं कि एक नंबर मेरे पास 100 है।
ठीक है, उसको मैंने इंक्रीज किया 160%। कितना इंक्रीज किया? 160%। तो 100 का 160% कितना होता है? 160 होता है। तो द नंबर कितना हो गया? 260 यूनिट हो गया। ठीक है, देन द ऑब्टेन नंबर इज 86 लेस देन द सेकेंड नंबर। ये बढ़ाने के बाद भी वो 86 कम है दूसरे नंबर से, तो मैं अगर 86 इसमें ऐड कर दूं तो ये सेकंड नंबर बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसने कहा है एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 110, अगर हम पहले नंबर जो हमारा 100 यूनिट था, 100 यूनिट नंबर था ना पहले हमारा, उसे अगर मैं 110 बढ़ा दूं, ठीक है, उसके बाद भी वो 200 कम है किससे? सेकंड नंबर से। तो मैं अगर इसमें 200 और बढ़ा दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा? मेरा सेकंड नंबर बन जाएगा। ये भी बी नंबर है, सेकंड नंबर है, और ये भी सेकंड नंबर है, तो दोनों इक्वली तो है ना भाई। मैंने पहले एक 160% बढ़ाया, उसके बाद उसमें 86 ऐड कर दिया, वो भी सेकंड नंबर बना है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट नंबर में 110 बढ़ा दूं, उसके बाद 200 और बढ़ा दूं, तो फिर भी सेकंड नंबर बनेगा। तो हम दोनों को इसे इक्वल कर लेते हैं। बचा क्या? 260 में से 100 यूनिट का कितना बचा? 160 बचा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना बचा? ये आया 310 माइनस 86, उधर चले जाएगा माइनस 86। ठीक है, कितना बचा? 10 में 6 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 214 अपॉन 160। ठीक है, उसने पूछा क्या है? फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का सम पूछा है। मुझे को बताइए, अब मेरा नंबर था क्या? यही तो था। ए, तो ओके, यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक कर दी? हमने 224 था यहाँ पे। ठीक है, तो 4 5 से 20, 4 6 से 24। तो पहला नंबर क्या आ गया? फर्स्ट नंबर क्या आ गया? ये आ गया 5 6 से 30, 5 5 25, और 5 3 8, 280। फर्स्ट नंबर तो ये आ गया। सेकंड नंबर क्या आएगा? देखो, सेकंड नंबर बनाने के लिए उसने क्या किया था? उसने पहले 110 ऐड किया, तो इससे आप सेकंड नंबर बना लो या इससे बना लो। दूसरे से बनाना आसान है क्योंकि इसमें परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं है, इसमें सीधा नंबर दे रखे हैं। तो 280 नंबर था, उसने पहले 110 बढ़ाया, उसके बाद कहा 200 कम है, लेकिन अगर हम 200 और बढ़ा दे तो सेकंड नंबर बन जाएगा। तो 200 और बढ़ा दिया, तो नंबर कितना आ गया? 8 और 1 9, 2 और 2 4 5, 590। कितना आ गया? 590। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो गया? 590। लेकिन हमसे पूछा क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स पूछा है। ठीक है, तो सम ऑफ टू नंबर क्या आएगा? 9 8 17, 5 6 7 और 1 8, 870, दोनों का सम है ना। अच्छा क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे आराम से ध्यान से बैठे करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी 224 214 की। ठीक है, वो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे होता रहेगा। ठीक है, ओके, तो मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ था ये? इसे ही कट कर लेते हैं ताकि वो कट ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज 40% ऑफ बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 24% मोर देन द सीज इनकम, देन व्हाट परसेंट ऑफ सीज इनकम मोर देन एज इनकम? देखो, जैसे मैंने आपको बेसिक में बता रखा है। ठीक है, बेसिक में क्या बताया था? रेशियो वाले क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी करवाए थे, परसेंटेज की। क्या क्वेश्चन थे वो? देखो, इफ ए एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम, ठीक है, एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम। ठीक है, ये ए है और ये बी है। अगर ए की इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम, सपोज कीजिए अगर बी की इनकम मैं 100 मान लेता हूं, ठीक है, तो ए इसका 40% है। ठीक है, तो इसे चेयर कितना हो गया? ये 40 हो गई। ठीक है, ये कट गया, और यहाँ पे कितना बचा? 2:5। मतलब ए इज टू बी का रेशियो कितना हो गया? 2:5। और जो बी की इनकम है वो कितनी है? 24% मोर देन द सी इनकम। ठीक है, इसका मतलब 24% कितना होता है? 24% बाय 100 कितना हो गया? 4 6 24, ये 25। ठीक है, मैंने क्या कहा था? मोर के जो आगे लिखा होता है वही बेस इनकम होती है, तो ये 23 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, क्योंकि 25 से कटा था, सॉरी 25 से। ठीक है, 25 हो गया, और ये मोर है तो 6 5 11 ही 31 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे निकालना है ए बी सी का रेशियो। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ए इज टू बी रखो और बी इज टू सी रखो। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था जैसे हम ए टू बी रखते हैं और बी टू सी रखते हैं। ठीक है, तो हम अगर इससे ये कट जाएगा तो ए टू सी दैट वैल्यू हो जाएगी। देखिए, अगर मैं सीधा इसकी इंटू इससे कर दूं तो 2 1 2, 2 3 2 1 2 और 2 3 6 62, और डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूं 5 5 25 11 12 125, तो डायरेक्ट ए टू सी मिल जाएगा मुझे। ठीक है, देखिए, अगर हम, मैंने बताया था ए टू बी
और B/C। अगर हमें तीनों की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों की इंटू करो तो A मिलेगा, इनकी इंटू करो तो B मिलेगा, और B/C की इंटू करो तो C मिलेगा। तो वही तो किया, हमें सिर्फ B/B नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ A और C चाहिए था। तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई और डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें A/C डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है देन बाय व्हाट परसेंट इज सीज इनकम, सी की जो इनकम है कितनी ज्यादा है इससे। ठीक है, अब कितनी ज्यादा है, ये 125 है और ये 62 है, तो कितनी ज्यादा है, 5 में 2 गए 3, 12 में 6 गए 63, किससे ज्यादा है, एज इनकम से। ठीक है, एज इनकम कितनी है 62। ठीक है, एज इनकम कितनी है 62। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर सकते हैं, इसे हम सोल्व कैसे कर सकते हैं भाई, 2 3 6 और ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। ठीक है, अब इसे सोल्व करो, 5 3 15 5 30 31, 31 बटे 50। ठीक है, कितना आएगा 101.6%। कितना ज्यादा है 101.6%। समझ गए, आगे चलते हैं। ओके, ओके आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। The income of A is 30% less than that of income of B, and income of B is 137.5% more than that of A. If income of A is 2850 less than that of B, then income of C is। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, ये भी एक परसेंटेज का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द इनकम ऑफ ए और बी का रेशियो हम ले रहे हैं। द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, क्या दे रखा है, एक मिनट, ओके हाँ चल रहा है, मेरे से इसे ज्यादा चल रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है, द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी। ठीक है, 30% लेस है, अगर मैं बी की मान लू 100 है और ये 30% लेस है, तो 100 का 30% हो जाए 30, तो कितना कम हो गया 70। ठीक है, कितना बचा 7:10। ठीक है, उसके बाद एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। अब देखिए 137.5%, 137.5%, मैंने क्या बताया था कि 137 है तो पहले तो 100% हो गया और फिर ये 37.5% हो गया। ठीक है, तो 100% कितना होता है 1, 37.5% किसका था 3/8 का। ठीक है, तो ये कितना बचा 8, एलसीएम आ जाएगा 8 9 10 11, 11/8। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या कहा गया है, द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। तो सी क्या है 8 और बी बढ़ के आया तो कितना 19, क्योंकि 11 इंक्रीज है ना। अब मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ पे हमें इक्वल करना है, A/B/C का रेशियो चाहिए, तो वही वैसे ही रखना पड़ेगा कि भाई A/B और B/C। ठीक है, तो 7:10 और 19:8। ठीक है, वही इसकी इंटू सीधी करेंगे तो A/2 की किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी। तो करिए 7 9 जा 63, 133। ठीक है, उसके बाद 190 और ये 80। ठीक है, उसके बाद अब क्या पूछा है, अभी हमसे कहा है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 2850 लेस देन दैट ऑफ बी। अब ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसने क्या है, इफ इनकम ऑफ ए इज 2850 लेस देन ऑफ बी, तो कितनी, यहां पे कितनी कम आ रही है, यहां पे तो 10 में से 3 गए 7, 8 में 3 गए 5। ठीक है, और यहां है कितनी कम 28,500, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 500। हमसे पूछी किसकी है, हमसे पूछिए सी की इनकम, तो एक की वैल्यू 500 होगी तो 80 की वैल्यू कितनी होगी 40,000। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 40,000। समझ गए, देखिए अगर आप परसेंटेज को रेशियो से करना सीख जाएंगे ना तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, बहुत चीजें आसान हो जाएगी, आपको परसेंटेज फिर थोड़ा मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कॉम्प्लेक्स परसेंटेज निकाल पा रहा या फिर मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, फिर बहुत चीजें आसान हो जाएगी, आपको इतनी सारी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, if income of A is 45% more than the income of B and the income of C is 60% less than the income of A and B। देखो मैंने ये भी क्वेश्चन कराया आपको पिछली बार जब मैंने सेकंड वीडियो ली थी परसेंटेज की, तो उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा है द इनकम ऑफ A एंड B, इनकम ऑफ A इज 45% मोर देन दैट ऑफ इनकम ऑफ B। देखो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 45% कितना होता है 45/100 हो गया। ठीक है, तो 59, ओके कहाँ गया ये, ओके तो 5 9 45, 5 2 10,
तो मैंने क्या कहा था, जिसके आगे मोर लिखा होता है वो बी, वो नीचे आता है, तो बी ये हो गया, और ये किसने कहा ज्यादा है, तो ये 29 हो गया। ठीक है। एंड द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। अगर 60% कम है, 60% कम है, तो कितना बचा है, 40%। किसका 40%? इन दोनों के सम का। इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 49। ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू आ गई। कैसे भाई? ए की वैल्यू तो 29 हो गई, बी की वैल्यू 20 हो गई, और जो सी की वैल्यू है वो इसके ये वाली निकल गई भाई। 40% कितना होगा? नीचे 100 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आया 4 9 36, 4 4 16, 19, 19.6। ठीक है, क्योंकि ये नीचे 10 भी तो है ना, 19.6। अगर मैं इसका हटाना चाहूँ पॉइंट, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी, ओके, यहाँ पे हमें डी भी दे रखा है। एक मिनट, हमें यहाँ पे डी भी दे रखा है। द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ अ सी। अब देखिए, डी की जो इनकम है वो 20% ज्यादा है किससे? सी से। अब 20% कितना होता है? सी की इनकम क्या है? 196। ठीक है, उससे कितनी ज्यादा है? 20%। 20% कितना होता है? 1/5, तो कितनी होगी? 6/5। ठीक है, तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 6 6 36, 6 9 54, 57, 6 5 11। ठीक है, इसे सोल्व करो। 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10, 235.2। तो डी कितना आ गया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो चुका है, अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो चुका है। 235.2। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है? द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज 132,000 देन द इनकम ऑफ सी इज। तो हमें सी की इनकम बतानी है। ठीक है, इसने क्या कहा है? बी और डी, भाई बी कितना है? 200, और डी कितना है? 235.2। कितना डिफरेंस आ गया? 35.2 का। ठीक है, लेकिन डिफरेंस है कितना? 13200 का। ठीक है, अपॉन 35.2। हमें चाहिए किसकी इनकम? 196, मतलब सी की इनकम चाहिए। यहां से ये जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ठीक है, ये आएगा 375। ठीक है, वो 375 की फिर इंटू करेंगे किससे? 19.6 से, क्योंकि हमने इसका भी तो पॉइंट कंसिडर किया है, तो फिर हमें इसे पॉइंट कंसिडर नहीं करना पड़ेगा अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो फिर। तो 19.6 का, ठीक है, तो इंटू 19.6, तो ये कितना आ गया? 73500। ठीक है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराता हूं एक बार। इस क्वेश्चन में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे, मतलब ए और बी और फिर सी और डी, फिर इसमें बहुत कुछ आ गया था। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा देता हूं एक बार। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था? ए इज टू बी हमने निकाल लिया था। ठीक है, 20 29 है। ठीक है, फिर सी क्या कहा इसने? सी कहा कि 60% लेस है। 60% लेस है तो कितना है? 40% ऑफ इन दोनों का सम, मतलब 49 का। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया, इसे कट गया 4 9 36, 4 16, 119.6। इसकी वैल्यू आ गई सी की। ठीक है, अब डी की वैल्यू क्या है? डी कहता है कि डी 20% मोर है सी से, तो 19.6 आ गया। और ये 20% मोर है, तो 20% कितना होता है? 1/5, तो 6/5 हो गया। ठीक है, अब हम अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आया था? 19.6, 19.6 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 6 36, 6 54, 57, और 117.6 डिवाइड बाय 5 टू 10, 5 3 15। ठीक है, और 23.52। ठीक है, 23.52। अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है? हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, और यहाँ पे डी की वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आने के बाद इसने कहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज 13200। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है? 20। डी की वैल्यू कितनी है? 23.52। कितना ज्यादा है? 3.52 ज्यादा है। 13200 डिवाइड बाय 3.52 ज्यादा है, और यहाँ कितना ज्यादा है? 13200। ठीक है, तो हमें पूछा है सी की वैल्यू, तो 19.6 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर ये जीरो की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये 375 से कट जाएगा। ठीक है, इसकी इंटू करेंगे कितना आएगा? 73500। अभी हमने सोल्व किया ना, ये ऐसे होगा क्वेश्चन।
ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हमें ए भी दे रखा है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। तो इसे ऐसे सोल्व करना है। और अगर जिससे थोड़ा सा ना समझ में आ रहा हो तो वो ना एक बार वीडियो को पीछे से करके दे सकता है, और एक बार खुद भी हाथ से करके देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। उससे प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A, B and C divide certain sum of money among themselves. The average of the amount with rupees 4520. Share of A is 10 2/3% more than the share of B and 33 1% less than the share of a C. What is the share of a B? ठीक है, हमें यहाँ पे शेयर्स की बात करी गई है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है एवरेज अमाउंट, ये सम नहीं है, ये एवरेज है इन तीनों का, ठीक है। तो शेयर ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ अ शेयर ऑफ अ बी, हमें एज टू बी का रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 2/3%, क्या दे रखा है, 10 2/3%। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास होता है, अगर हम इसे वैसे सोल्व कर लें, 330 और ये 32/300, ठीक है, 32/300, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर ऐसा ना हो पाए, अगर हमें कोई सी ऐसी परसेंटेज है जिसे ना पता हो, तो हम इसे सिंपल ऐसा परसेंटेज करके भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि शेयर ऑफ ए इतना परसेंट मोर देन शेयर ऑफ बी, मोर देन जिससे दे रखा वो तो 300 हो गया, ठीक है, और अगर मोर है तो 332 हो गया, आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एंड 33 1/3 लेस देन द शेयर ऑफ सी, पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सोल्व किससे होगा? ओके, अगर हम इसे सोल्व करना चाहें तो 2 1 जा 2, ठीक है। ये आ सकता है 166 और 150, ठीक है। उसके बाद ए ने क्या कहा, ए ने कहा कि इसकी वैल्यू सी से कितनी कम है, 33 1/3%, 33 1/3% कितनी होती है, 1/3 होती है, ठीक है। जो नीचे आता है वो किसकी वैल्यू, लेस के बाद जो लिखा होता है वो सी आ गया, ठीक है। कितनी कम है, 2 से कम है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे भी ए की वैल्यू है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 166, यहाँ पे कितनी है, 2, तो इसे हम 166 बना सकते हैं कैसे, अगर हम यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई कर दें, 83 की मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा। तो 83 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास क्या आ गया, ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू आ गई, भाई ये भी 166 हो गया, ये कितना है 150 हो गया, और ये कितना है 3 3 9 3 8 24 249, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि इन तीनों का जो सम है वो कितना है, एवरेज है वो 4520 है, ठीक है। इन तीनों का एवरेज कितना है, 4520 है, ठीक है। लेकिन हमें एवरेज तो चाहिए नहीं, हमें तो सम चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ सम आ रखा है। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15 6 5 11 4 15 1 16 2 3 4 और 1 5 565, ठीक है। और ये कितना है 4520। अब हमें एवरेज से किसी का सम बनाना हो तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 4520 इंटू 3 की वैल्यू तो 565 हो गई, तो 4520 इंटू 3, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 565, ठीक है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, शेयर कितना है 150, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सोल्व किससे कर सकते हैं, 5 इन 5 5 इन 5 5 3 15 5 3 15, 113, ये किससे चला जाएगा, ये 4 से चला जाएगा, ठीक है। तो 4 3 12 12 3 36, तो इसका आंसर क्या आएगा 3600, ठीक है। ऐसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सारे क्वेश्चन तो मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूं लेंदी सा, फिर वो छोटा सा क्वेश्चन करा दूं बड़ा हल्का सा, और फिर सारी क्वेश्चन ऐसे करा दूं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो लेंदी आए होंगे। देखो सारे क्वेश्चन, अगर मैं सीजल की बात कर लेता हूँ, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 18 से 19 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं ना, वो तुम्हारे लेंदी थ्रू तुम्हारा टाइम लेके जाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर उसने परसेंटेज क्वेश्चन दे दिया और वो ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको वो टाइम खाएगा, ठीक है। जितनी कैलकुलेशन आपकी तेज होगी वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो आपको जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एग्जाम से पहले जितनी प्रैक्टिस कर पाओ आप उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। For a number greater than 1, the difference between itself and its reciprocal is 20% of the sum of itself and its reciprocal। देखें ये क्वेश्चन किस चीज का है, देखो द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ, अगर सपोज करो मैं कोई नंबर मान लेता हूं कि वो x है, ठीक है। कोई चीज कर लेता हूं कि ये कोई नंबर है वो x है, ठीक है। तो इसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो अगर मैं x कहूं, अब देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हम किसी को उल्टा करके लिख दें। अगर मैंने लिखा है x
तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका 1/x। अगर मैं लिखूँ 2 तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। तो x और उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/x इज 20% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये क्या है, ये 20% है। 20% कितना होता है 1/5। ठीक है, 20% क्या होता है 1/5। ठीक है, ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, एंड इट्स रेसिप्रोकल। ओके, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सम ऑफ इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, देन बाय हाउ मच परसेंट नियरेस्ट टू एन इंटीजर इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व होगा, देखो ये x माइनस 1/x है इज इक्वल टू 1/5 x प्लस 1/x है। अगर मैं इसे इधर लिया हूं तो x माइनस 1/x और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अगर मैं ऐसा करूं, देखो मैंने आपको बताया था फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर आपको आता है तो आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, होता क्या है मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। देखिए अगर मेरे पास लिखा है a/b इज इक्वल टू x/y। ठीक है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में क्या होता है, जो चीज़ हम इक्वल टू के इधर कर रहे होते हैं वही चीज़ हम इक्वल टू के इधर भी करना होगा। देखिए कैसे, अगर मैं इधर कर रहा हूँ a+b और a-b इज इक्वल टू x+y अपॉन x-y। ठीक है, ठीक है, ये होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में। पहले जो चीज ऊपर लिखी होती है उसके साथ हम प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे, यही सेम इधर भी करेंगे। ठीक है, ओके, अगर मैं इसमें फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दूं तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, अगर मैं फिर से लगा दूं तो a+b प्लस a-b अपॉन a-b प्लस a+b। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हाय, सॉरी वो पेन थोड़ा सा मिसमैनेज कर रहा था बार बार। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में क्या होता है, अगर हमारे पास a अपॉन b का कोई रेशियो है, मैं इस पर आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। देखिए तो मैं आपको, तो अगर हम सी एंड डी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सी एंड डी में क्या होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में, कि अगर हमारे पास x अपॉन वाई दे रखा है, इधर दे रखा है a अपॉन b। ठीक है, तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू a+b और अपॉन a-b। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जो होता है ये सेम वैल्यू के लिए होता है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोबारा कॉम्पोनेंट डिविडेंडर लगा दें तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस y से ये y कट गया, ये 2x आ गया, नीचे क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी से b कट गया, क्या बचेगा 2a, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ से a से a कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2b। a ये कट गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन b, दोबारा वही आ गया, आ गया। तो यही हमें इसमें करना है। ठीक है, देखो x माइनस 1/x x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5। अब देखिए ये भी तो वही है ना, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूज करें तो सिर्फ सिंपल क्या बचेगा, x बचेगा और 1/x बचेगा। ठीक है, इधर करो 1 प्लस 5 6। ठीक है, और 1/5 4। ठीक है, क्योंकि इसमें से ही माइनस करना है और इसमें से ही प्लस करना है, माइनस का बचेगा कि 1 माइनस 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 3 6 और 2 2 4। ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स ऊपर चला जाएगा, कितना बचा 3/2। ठीक है, 3/2 बचा। अब मुझे एक बार बताइए, यहाँ पे पॉजिटिव आया। ठीक है, 3/2 बचा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन बाय हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर तो हो गया 3/2। ठीक है, और क्यूब क्या आएगा, अगर मैं इसका क्यूब करने लगूं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा 3/2 √3/2। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा 3/2 √3/2। ठीक है, इस 2 से यू गया, ये गया √2 इज टू √3। ठीक है, तो हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर नंबर इज लेस देन ऑफ क्यूब, तो कितना कम है, √3 माइनस √2, यही तो कम है।
और किससे? क्यूब से, अपॉन रूट किससे? क्यूब से, रूट 3 इंटू 100। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। समझे? ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें रूट वूट की बात ज्यादा हो गई। ठीक है, ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसे मैं थोड़ा रब कर लेता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ इनकम ऑफ ए। ठीक है, अब देखो, इसमें क्या कहा है? ए इज टू बी, द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी। अब देखो, बी को अगर मैं 100 मान लूं तो 24% ज्यादा है, तो 100 का 24% होता है 24। कितनी ज्यादा हो गई? 124 हो गई। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं तो 4 3 12 1, और ये कितना आ गया? 25। अब इसने ये कहा कि जो बी की इनकम है वो कितनी लेस है ए से। कितनी लेस है? 6 लेस है। किससे? ए से। ठीक है, इंटू 100, तो कितनी लेस है? 600/31%। ठीक है, देखो, ये आसान क्वेश्चन हो गया। इससे पहले वाला थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहता है, ये तो एग्जाम में भी होता है कि एक क्वेश्चन आसान आ जाता है, एक क्वेश्चन हार्ड आ जाता है, एक क्वेश्चन आसान आ जाता है, एक क्वेश्चन हार्ड आ जाता है। ठीक है, देखो, अगला क्वेश्चन भी आसान है। इसमें क्या कहा है? ए सैलरी 60% मोर देन दैट ऑफ अ बी सैलरी। मतलब ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से कितना ज्यादा? 60%। तो अगर बी की सैलरी 60 हुई तो उसकी 160 हो जाएगी। इतना ही तो फर्क आएगा। तो 2 8 16 और 2 5 10। ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए सैलरी। कितना परसेंट लेस है? ये पहले बताओ, कितना लेस है? 3 लेस है। किससे पूछा? ए से। तो 3/8 मैंने क्या पढ़ाया हुआ? 37.5%। कितनी लेस है? 37.5%। ये भी इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, यहां पे क्या है? इफ ए इनकम इज 60% लेस देन ऑफ अ बी इनकम। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। अब मैंने कहा ना, इस टाइप के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो कुछ क्वेश्चन आप भी सोल्व कीजिए इसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? इफ इनकम ऑफ ए is 45% less than that of a B. If income of A is 45% less than that of B. अगर मैं B को 100 मान लूं, ठीक है, तो वो कितना बचेगा? 55% बचेगा। 55% बचेगा, तो इसे कट कर लेते हैं। ये आ गया 11:20। देन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। कंबाइंड इनकम कितनी है? ए और बी की 31। ठीक है, इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ अ ए। ठीक है, इनकम जो कंबाइन है ए और बी की, वो कितनी ज्यादा है ए से? कितनी ज्यादा है भाई? 20 ज्यादा है। किससे? ए से। इंटू 100, तो कितनी आ गई? 2000/11। कैसे निकालेंगे भाई? 11 वन जा 11, 90 आएगा, 11 8 जा 88, 188 1.81%। इजी। देखो, बीच में 2 3 क्वेश्चन आए थे आपके हार्ड। ये रूट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उससे ऊपर वाला वो ABCD वाला क्वेश्चन हो गया, बाकी तो सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बीच में ऐसा आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन काफी अच्छा आता है। ठीक है, देखो, देखो, A and B are two fixed point 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक पॉइंट है A और B। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, एंड C इज अ पॉइंट ऑन OB AB। तो C एक पॉइंट है इस पे, जिसमें से AC तो है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, और CB कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसने क्या कहा? इफ AC इज इंक्रीज्ड बाय 6%। अगर हम AC को 6% बढ़ा दें तो ऑफकोर्स सी बात है CB घटेगा। तो इसने पूछा CB इज डिक्रीज्ड बाय विच परसेंट। मतलब जो CB है वो कितना घट गया। अब मुझे एक बात बताओ, AC बढ़ा कितना? 6% बढ़ा। AC है कितना? 3। AC कितना है? 3 है। ठीक है, तो 3 का 6% कितना होता है? 3 का 6% कितना होगा? कितना होगा? 0.18।
0.18। इसका मतलब AC में कितनी घटाव आई है? 0.18 की। ठीक है, इतनी घटाव आई है। जब ये नहीं सॉरी, AC में 6% की बढ़ावत आई है। कितनी आई है? बढ़ा है। AC 6% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 0.18। क्योंकि 3 का 6% कितना होता है? 0.18। क्योंकि यहाँ परसेंटेज दे रखा है, जब परसेंटेज आएगा नीचे 100 आएगा और 100 का वो पॉइंट लग जाएगा तो 0.18। अब मुझे एक बात बताइए, तो CB कितना डिक्रीज होगा? CB भी तो 0.18 डिक्रीज होगा। जब AC 0.18 बढ़ा है तो 0.18 CB जो है वो घटेगा। तो कितना घटेगा? 0.18 घटेगा। किस पे? 2 पे। भाई ये तो 2 है ना, तो कितना घटा? 2 पे घटा, इंटू 100। तो ये पॉइंट से ये 2 जीरो आई, ये कट गया। 2 9 ज़ा 18। तो कितना? 9%। कितना? 9%। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, 6% घट गया तो 6% रिजल्ट बढ़ गया तो वो 6% लगा के आगे चल देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व होगा कि A and B आर 2 फिक्स पॉइंट, 3 और 2। 3 में बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 6%, तो 0.18 वो बढ़ा है, लेकिन CB उतना ही घटेगा। CB 0.18 घटेगा, तो 0.18 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, इजी। आगे चलते हैं। The income of A is 25% more than that of a B, and the income of C is 65% less than that of a sum of income of A and C. The income of C is what percent? ये देखो, मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार खुद करके देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are three positive numbers such that A is 70% of B, B is 40% of C. If the sum of all three numbers is this, then 50% of sum of B and C. देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, A, B and C are three positive number। A जो है वो B का 70% है, तो अगर B 100 है तो इसका 70% 70 हुआ, तो ये 0 से 0, 7:10। ठीक है, B जो है वो 40% है C का, तो अगर मेरा C से 100 हुआ तो इसका 40% कितना हुआ? ओनली 40। तो ये इससे कट गया, तो 2:5। ठीक है, अब मुझे को बताइए, यहाँ पे तो 10 है और यहाँ पे कितना है? 2, तो इसे मैं 5 से इंटू करके बना नहीं सकता? तो यहाँ पे A:2, B:2, C का रेशियो कितना हो गया? ये 7 हुआ, ये 10 हुआ और ये भी 25 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 की इंटू ये दोनों में। ठीक है, अब देखो, इफ द सम ऑफ ऑल थ्री नंबर इज 336, और यहाँ पे रेशियो क्या है तीनों का? ये 35, 7 5 12 42। ठीक है, 42 की वैल्यू क्या होगी? 336 अपॉन 42। ठीक है, 42। अब यहां पे देखो, 42 की वैल्यू 1 की वैल्यू 336 अपॉन 42 हो गई। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए द सम ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी कितना था? 10 ये है, 25 ये, तो टोटल कितना हो गया? 35। तो हमें 35 की वैल्यू चाहिए, लेकिन 35 के भी हमें 15% की वैल्यू चाहिए, मतलब 35 का भी हमें 15% चाहिए। 15% होता कितना है? 15% कितना होता है? 5 3 15, 5 2 10, 3/20। ठीक है, ये किससे कटेगा? ये जाएगा 8 से। ठीक है, ये किससे जाएगा? 4 2 8, 4 5 20, 5 7 35, 2 3 6, 6 7 42। कितनी आई वैल्यू? 42 वैल्यू। समझे? आगे चलते हैं, इसे मैं रब कर देता हूं। एक्चुअली मैं इस बार ये क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं ताकि आपको जो सॉल्यूशन है वो साइड में मिल जाए। पिछली बार 2 टैब खोलने पड़े थे तो दिक्कत होने लगी थी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस पे सिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा होगा? अगला क्वेश्चन है ये वाला, इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। अब मुझे एक बताइए, अगर किसी स्टूडेंट ने, देखो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर भाई उसने मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ कितने परसेंट का एरर है। ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो, इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16। ठीक है, अब बताओ 7/12 है और 11/16 है। ठीक है, तो अगर कोई हम नंबर ऐसा मान ले जो इन दोनों से कट जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा, पॉइंट पॉइंट में वैल्यू नहीं जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम उस नंबर को कितना मान ले? 48 मान ले। 48 क्यों माना? 48 क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम होता है। ठीक है, इस वजह से मैंने 48 माना। तो उसने कहा इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 7/12, तो 7/12 इसका कितना होगा? 12 4 48, 4 7 28। वो नंबर 28 आएगा। कि अगर वो नंबर ये होता, लेकिन उस लड़के ने क्या कहा,
7/12 इस नंबर का 28 होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दी। करनी किससे थी? 11/16 से। मतलब वो उसका आंसर आना चाहिए था 33, लेकिन आया कितना? 28, क्योंकि उसने 7/12 से मल्टीप्लाई कर दी। करनी थी 11/16 से। ठीक है, तो इससे करी तो ये आया, इससे करी तो ये आया। तो हमें बताना है कि एरर कितने का आया। तो कितने का एरर आ रहा है? 5 का ही तो एरर आ रहा है। 5 का ही तो एरर आ रहा है। लेकिन एरर निकालते किस में? एरर निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू पे। आनी कितनी थी? 33। आई कितनी? इतनी, इंटू 100। ठीक है, तो 500/33। ठीक है, तो यहां पे कितने से करेंगे? 1 से जाएगा, तो 1 से जाएगा तो कितना होता है उसमें? 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद किससे करेंगे? 5 से करेंगे, तो 15.15%। समझ गए एरर वाला क्वेश्चन क्या होता है? जो एरर लिखा होता है ना, उसे लिखते हैं अपॉन एक्चुअल वैल्यू को लिखते हैं, इंटू 100 को लिखते हैं। ये होता है परसेंटेज एरर। ठीक है, ऊपर एरर आता है, नीचे एक्चुअल वैल्यू आती है। जो आना चाहिए था वो नीचे आता है, इंटू 100। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा हुआ। अब देखो, यहां से आपका एक नया टाइप शुरू हो रहा है। अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन था, उससे आपका एक नया टाइप शुरू हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, ये है कंजप्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, कंजप्शन का मतलब होता है खर्च वाले क्वेश्चन। कितना खर्च किया, कितना बचाया। ठीक है, कि भाई अगर प्राइस का मतलब प्राइस इतना बढ़ गया तो कंजप्शन इतनी घट जाएगी, कंजप्शन इतनी बढ़ गई तो प्राइस इतना घट गया। ठीक है, तो इसको हम एक बार कॉन्सेप्ट से पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, देखो हमारे पास होता है। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इसका ये है, सपोज कीजिए कि जैसे हम सब्जी वब्जी खरीदने के लिए जाते रहते हैं, तो वहां पे क्या क्या होता है? 3 चीज होती है। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है एक्सपेंडिचर, दूसरी चीज होती है प्राइस, तीसरी चीज होती है कंजप्शन। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्च करना। क्या होता है? खर्च करना। ठीक है, प्राइस तो आपको पता ही है वो कितने कितने कितना महंगा है, कितना सस्ता है। ठीक है, कंजप्शन क्या होता है? कि कितना हमने लिया, कितना हमने उससे खरीदा, कितना उससे हमने खरीदा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम वहां पे हम आलू खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं। उसने क्या कहा? 10 रुपए किलो है। ठीक है, तो 10 रुपए किलो आलू हो गए। ठीक है, तुमने खरीदे 2 किलो, 2 किलो खरीद रहे, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 20 रुपए। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है कितना हम खरीद रहे हैं। ठीक है, कितना हम चीजों को खरीद रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? कंजम्पशन। ठीक है, तो 20 रुपए इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं कहने लगूं कि भाई हमने बनाना ले लिया, केले ले रहे हैं हम। ठीक है, उसने कहा ये 20 रुपए दर्जन है। ठीक है, तुमने 2 दर्जन ले लिए, तो कितने रुपए खर्च किए तुमने? 40 रुपए। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है और इसे ही याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, इससे 3 चीजें बनती हैं फिर। ठीक है, क्या क्या बनता है? देखो, एक्सपेंडिचर को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, प्राइस को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, और कंजम्पशन को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, देखो एक्सपेंडिचर को अगर हम कांस्टेंट रख दें, मतलब एक्सपेंडिचर हमारा नहीं बढ़ रहा। ठीक है, प्राइस और कंजप्शन ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी ना कि अगर हम इसे कांस्टेंट कर दें तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, अगर इसे कांस्टेंट कर दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, ये वाली चीज है। अगर हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख दें, सपोज करो कोई चीज तुमने 10 रुपए की ली। ठीक है, तो प्राइस उसका 2 रुपए, सपोज कर लो 2 पर किलोग्राम मिल रहा है, तो कितनी खरीदी होगी? 5। 5 खरीदी होगी। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक्सपेंडिचर 10 का 10 ही है, एक्सपेंडिचर 10 का 10 ही है, लेकिन उसका प्राइस 5 हो चुका है। ठीक है, तो तुम कितनी कंजप्शन लोगे? तुम कितना करोगे? 2 किलो। ठीक है, इसका मतलब मैंने यहां पे क्या किया? एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई, अगर ये चीज
कांस्टेंट हो गई, तो प्राइस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंजम्पशन हो जाता है। ये इसका रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा, भाई देखो, कोई चीज मार्केट में अगर महंगी हो रही है तो तुम उसे कम खरीद के लाओगे, नहीं लाओगे? ये थोड़ी ना कि उससे और ज्यादा खरीदने लगोगे, नहीं। अगर चीनी के दाम बढ़ जाए, टमाटर के दाम बढ़ जाए या प्याज के दाम बढ़ जाए तो तुम कम खाने लगोगे। तो वही चीज है, अगर किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो तुम उसे कम खाओगे, ठीक है। और अगर तुम उसके दाम घट रहे हैं तो तुम उसे ओरिजिनल फिर बढ़ के लेके आने लगोगे। भाई टमाटर या प्याज, उसके दाम घट गए, तुम ज्यादा ज्यादा खाने लगे। उसके दाम बढ़ गए तो तुम कम कम खाने लगे। तो वही तो है, अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, अगर प्राइस घट गए तो कंजम्पशन बढ़ गई। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, यही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? ये रहा, द प्राइस ऑफ अ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%। ठीक है, भाई चीनी सपोज करो महंगी आ रही होगी, लेकिन अब उसके दाम हो चुके हैं 15% गिर चुके हैं। तो प्राइस के दाम कितने घट गए? पहले थे सपोज करो 100, अब 15% कम हो गए, तो 100 का 15% होता है 15, तो 100 में से 15 गए, कितने बचे? 85। समझ रहे हो कि भाई पहले तो थे 100, अब हो गए 85, तो इसे काटेंगे तो कितने से कटेगा? 20, और ये कितना आएगा? 17। ठीक है, तो बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर? मैंने क्या कहा, एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, अब इसने क्या कहा, जो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर को इसने कांस्टेंट कह दिया, कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा, कि भाई देर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो प्राइस इन्वर्सली होता है कंजप्शन के। अगर किसी के प्राइस घट रहे हैं तो कंजप्शन बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो कंजप्शन घट जाएगी। तो देखो, प्राइस घट गए, प्राइस घट गए तो कंजप्शन क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर 20 से 17 प्राइस हो रहे हैं तो 17 से 20 कंजम्पशन हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा अगर वो कहे क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा या फिर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। ये तभी होगा, ऐसे नहीं है कि हम अपनी तरफ से मान लेंगे इसे, ठीक है। तो अगर प्राइस जो है वो घट रहे हैं तो कंजप्शन बढ़ जाएगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा। जिस रेशियो में प्राइस घटा है उसी रेशियो में कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है। उसी रेशियो में कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है। देखो, तो प्राइस कितना हुआ? 20 से 17, तो कंजप्शन कितना होगा? 17 से 20, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, ठीक है। कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, कितने पे? 17 पे। तो इंटू 100, तो कितना हो गया? 300/17%। ठीक है, कितना बढ़ गया? 300/17%। समझे? अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन से, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इंक्रीज हिज कंजप्शन ऑफ शुगर बाय 42.84% बिकॉज द प्राइस ऑफ अ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय X%। ठीक है, अब देखो, यहां पे एक्सपेंडिचर की कोई बात नहीं हुई, ठीक है, कहा नहीं, तो हम लेके चलते हैं अगर किसी में ना कहा गया एक्सपेंडिचर के बारे में तो वो कांस्टेंट है। अगर उसमें ना कहा जाए उसके बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, तो कांस्टेंट है। या तो ना कहा जाए या फिर क्वेश्चन में लिखा हो, दोनों ही चीज में वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, कंजप्शन कहा। कंजप्शन, देखो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ना ये फॉर्मूला दिमाग में एकदम आना चाहिए, तो जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, ठीक है। इसने कह दिया कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो वो एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे उसी रेशियो में, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना है? 42.84%, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये किसकी परसेंटेज होती है? देखो, अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूँ तो 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24%। तो 7.14% क्या होता है? 6 इंटू 1/14, ये इसकी परसेंटेज होती है, क्योंकि 7.154% कितना होता है? 7 1/7%, ठीक है। और 7 1/7% क्या था? 1/14। समझ गए? ठीक है, तो देखो 6 इंटू 1/14, ये किससे कट जाएगा? 2 3 6, 2 7 जा 14, तो 3/7। तो कंजम्पशन घटा बढ़ा है? बढ़ा है, मतलब पहले 7 था, अब कितना हो चुका है? 10, ठीक है। इसका मतलब जो प्राइस होगा, अगर तुमने खाना ज्यादा कर दिया,
अगर किसी चीज को खाना या लेना या खरीदना ज्यादा कर दिया तो इसका मतलब प्राइस उसके घटे होंगे पक्का। तो अगर कंजप्शन तुमने 7 से 10 कर दी है तो प्राइस उसके 10 से 7 हो गए। ठीक है, तो कितना बढ़ गए प्राइस? 3। कितने पे? 10 पे इंटू 100, कितना हो गया? 30%। ठीक है, कितना बढ़ गया? 30%। समझ में आया? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। मतलब कितना खर्च कर रहे हो, कितने प्राइस पर, कितनी चीज खरीदी। ठीक है, एक्सपेंडिचर यहां कांस्टेंट कह दिया, तो जितना कंजप्शन बढ़ा है प्राइस घटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, इसे तो है नहीं, जगह है यहां पे। देखो, इसने कहा, देखो अब इसने परसेंटेज नहीं दी, इसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी। इसने क्या कहा? राइस जो चावल होते हैं वो बिक रहे थे 29 पर किलोग्राम, 29 रुपए पर किलोग्राम। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट कॉस्ट वाज 25 पर किलोग्राम। बाय हाउ मच परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस कंजम्पशन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर द सेम एज बिफोर। मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रखना है, मतलब कांस्टेंट है। दे दिया ना, पिछली बार दिया नहीं था, इस बार दे दिया लिख के। तो हमें ये देख के चलना है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड 29 पर किलोग्राम, ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट वाज कॉस्ट 25 रुपए पर किलोग्राम। मतलब जो राइस का जो प्राइस है, जो रेट है, प्राइस जो है, वो पहले तो 25 था लास्ट मंथ, लेकिन अब वो बिक रहा है 29 पे। ठीक है, इसका मतलब प्राइस बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ गया तो चीजें कम खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे? कम खरीदेंगे, तो कंजम्पशन उसी रेशियो में कम हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या पूछा? तो कंजम्पशन कितने परसेंट, कितने परसेंट घट गया? कितना घट गया? 4 घट गया। कितने पे? 29% पे। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो 400/29। ठीक है, इससे किससे कटेंगे? एक से जाएगा तो 10 में से 9 गए, 3 में 2 गए, 110। ठीक है, और 4 से 4 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, तो इसे हम 14% ऐसा लेके चलते हैं। ठीक है भाई, वो तो पॉइंट की बात है, वो तो ऑप्शन में पता चलेगा क्या इसका आंसर। ठीक है, बाकी जो मुझे मिला था आंसर की में वो यही था। ठीक है, मैंने जो इसकी आंसर की दी थी एसएससी की, शायद ही कौन सा में आया ना, 2019 या उसमें आया था शायद, हाँ, तो उसमें यही लिखा था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इफ एक्स, देखो ये क्या है, ये क्या लिखा है? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इनवर्सली क्या होता है? इनवर्सली होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट जाएगी। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट जाएगी। इसका मतलब एक्स कितना है? 37.5%। 37.5% क्या होता है? 37.5% होता है 3/8। ठीक है, तो x अगर 3/8 बढ़ रहा है मतलब 8 से 11 हो गया। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा? y इसका रिवर्स होगा, 11 से 8 हो जाएगा। 11 से 8 हो जाएगा। अब कितना, कितना कम हुआ है? 3 कम हुआ है, किस पे? 11 पे, इंटू 100। तो हमने पढ़ा था 1/11 कितना होता है? 9.09। तो 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 27.27% डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि यहां पे 11 से 8 हो रहा है तो क्या हो रहा है? डिक्रीज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसे मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, जगह बन जाएगी। ओके, आगे चलते हैं।